जो लोग वो समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फैसला तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो जा रहे हैं, तो ये जो मकासद थे वो फुलफिल नहीं होने दिए। और जुमेरात को जजेस अवेलेबल थे, जस्टिस काजी फैसला अवेलेबल नहीं थे। बज़ाहिर ये भी तस्वर है कि वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि अवामी मसाइल के लिए जो बेंचेस बनते थे उसमें अवेलेबिलिटी नहीं होती थी एक जज की, तो उसको रोटेट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आए हैं ताकि बेंचेस की जो तश्कील है उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। अब सूरत हाल है कि कल जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो उसके चंद ही घंटों के बाद हमने देखा कि उस कमेटी के अंदर तब्दीली आती है। उसके अंदर जस्टिस मुनीब साहब अब उस कमेटी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर दिया जाता है। सो अब आगे जो है इसका जो लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से रद्द अमल आया है वो कोई इतना सख्त नहीं है, लेकिन बहरहाल कंडेम इसको सब कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया रखूं तो उसके एलामिया में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश किया गया है। एक बड़ी ही जिसे कहते हैं मेलो सी माइल्ड सी कंडेमेशन है। एलामिया के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस वकला की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक के लिए भी नुकसानदेह है। ऑर्डिनेंस जारी करने के वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट बार का तमाम स्टेक होल्डर से मुतालबा है कि वो आइन के तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक को बरकरार रखें। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ हसनात मलिक साहब हैं, राजा मोहसिन निजाज साहब हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। हसनात, आपसे आगाज़ करते हैं, बिकॉज अभी मैं जब हुकूमती मौक़िफ़ ले रही थी वो कह रहे थे कि जी अब सबसे ज़्यादा खदशा ये है कि जी पर्सन स्पेसिफिक है, एक शख्स को ज़्यादा ताकत दे दी गई है दोबारा रोस्टर बनाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब तो तब्दील हो रहे हैं, सो खदशात क्या हैं फिर लोगों के कैसे ये एक शख्स को ज़्यादा ताकत देने की बात है, जबकि 3 वोट हैं और वो रोटेशन होगी, एक ही शख्स तो नहीं होगा हमेशा कमेटी के अंदर। देखिए वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो ही कमेटी बनी और जो एक तस्वर है कि जैसे अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस काजी फैसला हम ख्याल है और हम ख्याल ही जज को आप बेंच में उस कमेटी में इंक्लूड करेंगे, तो वो फिर यही तस्वर जाएगा कि कोई ऐसा मकसद है जिसके लिए जो है वो कोई ऐसे केस फिक्स होने हैं, या फिर ये है कि कमेटी के सामने अमूमन ये है कि एक अमूमन ये मामला था कि अगर कमेटी एक पहले कानून थी 3 जजेस के सीनियर मोस्ट, अगर 2 ये समझते कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, इससे पहले हमें 100 मोटो लेना चाहिए, फुल कोर्ट बना दे वो 2-1 से और मामला हियरिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज़ अब रुक गई है। अब यह है कि कमेटी टाइम टू टाइम बनेगी, चीफ जस्टिस काजी फैसला बनाएंगे और उसमें वो जिस जज को मर्जी चाहे वो शामिल कर लें। तो साथ ये 63A के हवाले से केस की फिक्सेशन है, वो एजेंडे पे थी जुमेरात को, हालांकि उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने ऑलरेडी प्रपोज एक बेंच दे दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, और जुमेरात को जजेस अवेलेबल थे, जस्टिस काजी फैसला अवेलेबल नहीं थे। बज़ाहिर ये भी तस्वर है कि उनको मालूम था कि ऑर्डिनेंस आ रहा है और फिर अगले दिन जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसी वक्त अमीनुद्दीन खान को ऐड कर दिया जाता है कमेटी में। तो ये सारी चीज़ें बज़ाहिर यही लग रही हैं कि जो 1 महीने में जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर से जो एक प्लान था कि अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से जो एक जुडिशल पैकेज के नाम पे आईनी तरमीम की जा रही हैं, तो वो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में नहीं हुई। फिर 8 फरवरी का इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसने काफ़ी जो है वो जो मकासद थे वो फुलफिल नहीं होने दिए। फिर 6 जजेस ने खत लिख दिया, फिर मसला बढ़ गया, फिर रिजर्व सीट में जो फैसला था मेजॉरिटी का उसने रोका काम। तो अब चीज़ें जो है खुल के आ गई हैं और बज़ाहिर जो लोग वो समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फैसला तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो जा रहे हैं, तो ये आखिरी महीने में इतने अपने आप को क्यों एम्पावर कर रहे हैं और हुकूमत क्यों एम्पावर कर रही है? उन लोगों में आप भी शामिल थे एक वक्त के अंदर। नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे थे कि वो जा रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि वो हुकूमत को एक तरफ कन्वे कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि मामला जो इस तरह जा रहे हैं। इस पे सबसे इस मामले पे अगर सबसे ज्यादा अहेड ऑफ द कर्व आप रहे हैं हसनात मलिक साहब, आप पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अभी होने वाला है। राजा साहब, ये जो रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ये कंडेमेशन तो है, अल्फाज भी थोड़े सख्त हैं, लेकिन ये बस लगता है कि जुबानी कलामी एक कंडेम कर दिया है। इसके हवाले से लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर से मैं देखा मुनीर मलिक साहब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, लेकिन कोई और आप समझ रहे रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? देखिए, इस वक्त अगर बात की जाए पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रो गवर्नमेंट हैं और हमने देखा कि रिसेंटली इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हुए और ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई बाकायदा हम जिसे कहें कि यार वाकई कोई रद्द-ए-अमल आया हो, ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आया। वकला के अंदर बहरहाल तशवीश पाई जाती है, लेकिन बार एसोसिएशंस आपको पता है कि नुमाइंदा तंजीमें होती हैं,
और इस वक्त हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि जो प्रो गवर्नमेंट लोग ही सारे जो हैं, और स्पेशली अगर नून लीग की बात की जाए, जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वकला, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मौजूद है, उनकी बॉडी में। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही हमें नज़र आता है। तो उस तरीके का रद्द अमल नज़र नहीं आया। हालांकि अब ये देखें कि ये बाकायदा अदालत की, अदलिया की आज़ादी पर ये हमला है। आप खुद इतने ज़्यादा दलाइल देते रहे कि जी एक बंदे को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए, एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए। अब आपने उठा के दोबारा एक बंदे को दोबारा इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी, और फिर उन्होंने भी देखे ना, जिस जज को लगाया इस कमेटी का मेंबर, उन जज साहब को भी, जिस तरह मलिक साहब अभी कह रहे थे कि हम ख्याल जज तस्वुर किया जाता है, समझा जाता है। अभी भी रिसेंटली जितने भी बड़े केसेस थे, मेजॉरिटी में तो चीफ जस्टिस साहब खुद ही सुनते रहे, लेकिन जिनमें वो खुद नहीं थे उसमें जस्टिस अमीन साहब ही थे। मलिक शहजाद की एलिवेशन पे उनका बड़ा उसमें भी बड़ा वो था। अब इशू ये है कि आप देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज थे मुज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने जब अपने खिलाफ जो रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स थी वो जब चैलेंज की, और आमतौर पे हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है, मलिक साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमेशा स्टे हो जाता है जब भी कोई जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। वहां पर भी उन्हें स्टे नहीं मिला था। ये वही जस्टिस अमीन साहब है जिनकी सरबराही में उस वक्त वो बेंच उनकी दरख्वास्तें सुन रहा था। उस केस में उनके वकील कौन थे, वकला कौन थे, मखदूम अली खान उनके वकला थे, ख्वाजा हारिस, तो पाकिस्तान के बड़े वकला थे, लेकिन वहाँ पे मिला। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स वाले में भी जस्टिस अमीन साहब जो थे यही उस बेंच में शामिल थे, और भी जो दीगर केसेस थे ये हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ही झुकाव उनके ख्यालात से के करीब उनको, और अभी एक दफ़ा फिर उन्हें कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है, और हमारी जो अदलिया या हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर ये एक ऐसा वार है कि मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा कि हमारी अदलिया जो है वो इस वार से बच पाएगी। अदलिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? बिकॉज अब ये तो एक आईनी तरमीम भी फिलहाल मौलाना साहब किसी न किसी तरीके से उनको डिले करने में कामयाब हो गए हैं। देखते हैं वो उसको पास करा पाते हैं या नहीं करा पाते, लेकिन फिर हुकूमत इस तरह ऑर्डिनेंस के जरिए वो चीज़ें ले आया करेगी ना, जैसे अपेरेंटली ये भी वो करना चाहते थे, आईनी तरमीम पास हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आ गए। फिर अदलिया के पास क्या ऑप्शन? अदलिया के पास तो अदलिया में बहुत बड़ा क्राइसिस है। वहाँ जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सोच डिफरेंट है, मेजॉरिटी जजेस की सोच डिफरेंट है। लेकिन अब जिस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है तो वो उनको इस तरह कंट्रोल कि वो अब कुछ डिसीजन भी नहीं ले सकते। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बाहर से रिस्पांस वो नहीं मिला, रिएक्शन उस तरह नहीं आया, वो सिविल सोसाइटी से भी नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि एक ये भी है जजेस के माइंड में कि हम उसी तरह रिएक्ट करें जिस तरह काजी फैसल साहब मौजूदा सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। तो वो मजीद इदारे के लिए मसला है। तो ग्रेस से चला जाए, महीना गुजारा जाए, और सारी पब्लिक के सामने है जो कोई कर रहा है, जो भी सूरत हाल, और जो चीज़ हो रही थी कि रिजर्व सीट का फैसला है अब वो यहाँ है। बज़ाहिर मुझे भी लग रहा है कि जजेस को कुछ अंदाज़ा था कि क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, तकरीबन एक नई अदालत बनाई जा रही है, और उसका चीफ जस्टिस हुकूमत बनाएगी, और जो जज हैं वो भी उस चीफ जस्टिस के साथ मिलके जो वो बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तो फिर बड़ा वादे था कि ये जो चीज़ आनी है, तो उन्होंने रोकने के लिए पूरी कोशिशें की हैं। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल भी फ्रंट फुल पे खेल रहे हैं, और वो खुल के आ गए हैं जिस तरह उन्होंने ये ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी बनाई है। और अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ये है कि जुडिशल पैकेज की राह में जो कोई रुकावटें हैं वो भी ख़त्म की जाएँ। 63-1 का फैसला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वो जो बेंच जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में रिव्यू नजरसानी वो सुनेगा, या उसमें भी कोई काजी फैसल साहब रद्दोबदल करेंगे? क्योंकि मंसूर अली शाह अगर बेंच को प्रिजाइड करेंगे तो बज़ाहिर ये भी हो सकता है कि मामला लंबा कर दिया जाए, 25 के बाद कर दिए, ताकि केस डिसाइड ना हो। तो अब देखते हैं कि किस तरह चीज़ें लेके जाते हैं। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वकला की तरफ से जो रिएक्शन है वो नहीं आया, जिससे जजेस भी अभी फ़िलहाल कोई उनकी ज़हन में, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई स्ट्रेटजी हो कि वो कोई बनाए। और सबसे बड़ा मसला उनके लिए चीफ जस्टिस खुद है कि वो क्या करें जिससे उनकी हर मूव को जो वो, और सबसे ज़्यादा उनके लिए मसाइल तो अंदर से ही इंस्टीट्यूशन के अंदर। और इस दौरान कल हुकूमत ने मजीद एक तरह से प्रोवोक किया है, जब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने का फैसला कर लिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो ये तो मजीद क्राइसिस और लड़ाई भी बढ़ेगी। मैडम देखें, आप अगर पिछले 2 साल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से अगर आप फैसले देखें, और जो हमारे पास 2 बड़ी मिसालें हैं वो इन्हीं इलेक्शन रिलेटेड इशूज़ की हैं। एक तो यही
मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, फिर उससे पहले ही एक इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उस पर भी अमल नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट उस पर कर भी कुछ नहीं सकी, बेबस हो गई। और ये सुप्रीम कोर्ट की बेबसी नहीं है, बेसिकली ये हमारे आइन की बेबसी है। और जब आपके आइन में एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर लिखी हुई है और जब उस पर अमल नहीं होगा तो इसका मतलब यही है कि आपके मुल्क में इस वक्त आइन पर उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। और हमें ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कब रुका, कैसे रुका, उसके फैक्टर्स क्या थे। जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस कराने का फैसला दिया था तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद और आइन पर अमल दरामद बेसिकली वहां पे रुकना शुरू हो गया था। आपने एक मिसाल कायम कर दी थी और उस मिसाल के बाद फिर कुछ सजा भी नहीं हुई थी किसी को भी, तो अब सिलसिला चल पड़ा। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बार बार एक बात इस मामले पे भी कह रही है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला है और उन्होंने ये भी कहा कि वजाहत के लिए आप हमारे पास आ जाएं। फिर वजाहत के लिए वो आए, वजाहत दी भी गई, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये तमाम जो अभी तक के जितने भी हमने देखा इकदामात इलेक्शन कमीशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सामने आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने वाले हैं। ये तो उसी तरह ही है कि जो फैसला पसंद आ जाए उसके ऊपर जो है वो आप उसको सेलिब्रेट करें और जो पसंद ना आए आप जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर आपको याद है कि जलसे किए गए, जजेस के बारे में वो बातें की गई कि जो तस्वुर नहीं किया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं हुई। घर वालों के खिलाफ कैंपेनें चली, घर की खवातीन के खिलाफ कैंपेनें चली, बहुत बहुत हमने कुछ देखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगता यही है कि जी अभी आगे जो ये लड़ाई है ये इंटेंसिफाई होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है, हुकूमत उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही है। ये जुडिशल और आईनी क्राइसिस अभी बढ़ता रहेगा।